हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 25 और 26 अक्टूबर के करंट अफेयर। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो 24 को हमने विजयदशमी मनाई है, जिसकी वजह से न्यूज़ काफ़ी कम थी, तो वो सारा समेटते हुए हम 2 दिन की क्लास लेकर आए हैं। लास्ट में रिवीजन की क्लास है और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है वो टेलीग्राम के लिंक पर है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करने से हमारे कर्मों को मार्ग मिलता है और हम उसे पूरा करने के लिए संकल्पित होते हैं। यानी कि एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ तक जाना है, तो आप किस दिशा में जाएंगे, आप भटकते रहेंगे और कहीं पर भी चले जाएंगे। तो इसलिए पहले अपने आप को स्थापित करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसके बाद अपने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते रहो। और जैसे जैसे आपके कदम बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक स्टूडेंट है, अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी भी फील्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जरूर जरूर लक्ष्य बनाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को इस बहुत ही खूबसूरत विचारधारा के साथ में। पहले जो बात करेंगे विश्व स्थिरता दिवस के बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे हर साल मनाया जाता है अक्टूबर का जो चौथा बुधवार होता है उस दिन। तो इसलिए हम इस बार कब मनाए, तो 25 अक्टूबर को हमने ये दिन मनाया है। स्पेशली पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को की सुरक्षा के लिए जो हमारी वैश्विक एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये दिन मनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा है वो है अबू धाबी मास्टर्स 2023 में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल करी है। तो ये जो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, 16 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। इनका नाम है उन्नति हुडा और इन्होंने पिछले साल भी उड़ीसा में जब BWF का टूर्नामेंट चल रहा था तो वो टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता है। तो याद रखेंगे उन्नति हुडा का नाम। अच्छा, इन्होंने किसे हरा कर ये टूर्नामेंट जीता है, तो इन्होंने सामिया हमाद फारूकी को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। साथ में ही जो हमारा बैडमिंटन का ये जो अबू धाबी मास्टर्स 2023 हो रहा था, इसमें भारत की जो महिला युगल वर्ग है उसने भी जीत हासिल करा है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं एक है अश्विनी पोनप्पा और तनिषा कैस्ट्रो। ओके, तो याद रख लेना ये दोनों खिताब भारत के नाम है, महिला युगल का भी और सिंगल का भी। अबू धाबी मास्टर्स 2023 क्लियर। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर को फिर से लेज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा से लेज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, पहले भी बन चुके हैं। जो लेज की तरफ से कैंपेन चल रहा है नो लेज नो गेम, उस कैंपेन को ये आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के अगले प्रबंध निदेशक यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये अशोक बासवानी। तो अशोक बासवानी जी को नियुक्त किया गया है, इस बात को समझ लेंगे। साथ में ही जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, रिजर्व बैंक ने इनके नाम की अनुमति दे दी है। देखो, हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो जिसको हम HHE कहते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2013 में करी गई थी। ओके, अच्छा, इसके लिए एक एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर है। ये ऑनलाइन किस तरीके से काम किया जाता है वो सारा प्रशिक्षण इसके द्वारा दिया जाता है। तो इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत के युवा लेखक चेतन भगत जी को, इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हेनरी हार्विन एजुकेशन यानी कि HHE के बारे में बात करूं तो अभी ये जो कंपनी है दुनिया के 11+ शहरों में काम कर रही है और स्पेशली ट्रेनिंग देने का काम करती है, ऑनलाइन किस तरीके से काम किया जाएगा और साथ ही ऑनलाइन विश्वविद्यालय भी प्रदान करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अस्पताल सेवा महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए किसकी नियुक्ति करी गई है। ये एयर मार्शल हैं और इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। ये दूसरी ऐसी महिला है जो इस पद पर पहुंची हैं और पहली महिला कौन थी जो रिटायर हो गई थी, तो उनका नाम है पद्मा बंदोपाध्याय। ये भी एयर मार्शल थी जो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, तो इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, PTC इंडिया की पवन ऊर्जा इकाई खरीदने की बोली किसने जीती है। तो देखो, जो PTC इंडिया है वो पवन ऊर्जा का निर्माण करती है, यानी कि पवन से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसका निर्माण करती है और इसको खरीद लिया गया है, इसका अधिग्रहण कर लिया गया है ONGC के द्वारा।
ओएनजीसी भारत की महारत्न कंपनी है, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, कितने रुपए में खरीदा गया? तो 925 करोड़ रुपए में खरीदा गया है पीटीसी इंडिया को ओएनजीसी के द्वारा। क्लियर? ओएनजीसी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि महारत्न कंपनी है, और भारत में जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है किस चीज का, तो नेचुरल गैस का, या जो क्रूड ऑयल है उसमें लगभग 71% ओएनजीसी का होता है, इस बात को याद रख लेना। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, श्रीलंका ने किस देश के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? जैसा कि हम सबको पता है कि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है, और साथ में श्रीलंका ये चाहता है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि जो द्वीप है श्रीलंका के वहां पर लोग आए और श्रीलंका का जो कर्ज है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने कुछ देशों की लिस्ट जारी करी है, और ये बोला है कि जनवरी 31 मार्च 2024, ठीक है, 2024 से एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, और कुछ देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त वीजा होगा, यानी कि वीजा की जरूरत नहीं होगी। तो उन देशों में सबसे पहले नंबर पर जो शामिल है भारत, क्योंकि भारत के ही लोग सबसे ज्यादा श्रीलंका जाते हैं पर्यटन के रूप में, पर्यटक बनकर। ओके, इस बात को याद रख लेंगे। साथ में ही जिन देशों के लिए ये जो वीजा मुफ्त किया गया है उनके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग है, देख लेते हैं। तो चाइना है, रसिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ओके, तो ये कितने देश हैं टोटल? तो ये टोटल 7 देश हैं, इस बात को याद रख लेंगे। खराब हवा की गुणवत्ता के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों में मुंबई किस स्थान पर है? जैसा कि आप सबको पता है कि जो AQI है उसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी देश या किसी भी शहर, किसी भी जगह की जो वायु है उसमें कितना पॉल्यूशन है। तो जब ये लिस्टिंग करी गई तो उसमें देखा गया कि भारत का जो मुंबई है वो दूसरे स्थान पर आता है। साथ में ही जो मुंबई की का जो AQI है वो देखा गया 160 तक पहुंच गया, जो काफी ज्यादा खराब कहा जाता है। और दिल्ली किस नंबर पर है? तो दिल्ली इस बार 6ठे स्थान पर है। ये ये जैसा कि मौसम आप देख रहे हैं, इस मौसम में वायु प्रदूषण की समस्या हो जाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पेशली जो अस्थमा से रिलेट करते हैं लोग, या अस्थमा डिजीज जिन्हें होती है उनको ज्यादा से ज्यादा परेशानी होती है। तो ये लिस्टिंग में याद रख। अच्छा, ये जो रैंकिंग दी गई है ये किस पत्रिका के द्वारा दी गई है? तो द लेसेंट एक पत्रिका है, इसके द्वारा प्रकाशित है। द लेसेंट प्रकाशित है एक पत्रिका, ठीक है। इसके द्वारा ये बताया गया है कि भारत में वायु प्रदूषण की वजह से जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या 1.6 मिलियन है, और साथ में ये भी बताया गया कि स्पेशली जो 28.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है भारत को इन मौतों की वजह से, या इस पर इलाज कराने की वजह से। और प्रॉपर लिस्टिंग भी दी गई है कि भारत के किस स्टेट में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है, फिर गुजरात आता है, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारत में जो हमारा मुंबई है वहां पर AQI का जो रेट है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, और प्रदूषित शहरों में मुंबई दूसरे स्थान पर है पूरी दुनिया में। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत और देखो एक अभ्यास हो रहा है, सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो सैन्य अभ्यास हरि माऊ शक्ति 2023, इसका द्विपक्षीय प्रशिक्षण स्टार्ट कर दिया गया है, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई है। ये कहाँ पर हो रही है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो देखो जो हरि माऊ शक्ति 2023 है, ये मैं आपको बता दूं कि भारत में हो रहा है, और भारत और मलेशिया की जो सैनिक है उनके बीच में होता है। और पिछली बार ये कहाँ पर कंडक्ट कराया गया था? तो पिछली बार ये मलेशिया में कंडक्ट कराया गया था। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत की तरफ से जो राजपूताना रेजिमेंट है उसने पार्टिसिपेट किया है, और मलेशिया की तरफ से जो 5वीं रॉयल बटालियन है उसके सैनिकों ने इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। ओके, क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यूरोजोन PMI के सबसे निचले स्तर पर जाने से किस बात की चिंता बढ़ गई है? तो देखो यूरोप की जो कंट्रीज हैं वहां पर यूरोजोन PMI के सबसे निचले स्तर पर जाने का मतलब ये है कि वहां पर डिमांड की जो मात्रा है वो कम हो गई है, यानी कि जो वस्तुओं की मांग है वो अपने आप कम हो गई है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वहां पर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि जो लोग काम कर रहे होंगे इस फील्ड में वो लोग बेरोजगार होने की संभावना उनकी ज्यादा बढ़ जाती है ना, और कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली जो संबंध है वो इसका है मंदी से। तो मंदी आ सकती है, अगर यूरोप के देशों में मंदी आएगी तो उसका हर असर जो है बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा, ये बात कंफर्म है। अच्छा देखो, अक्टूबर के महीने पर जो PMI था वो कितना था? तो 46.5 था, है ना। तो
जो 2020 के नवंबर जो बीता है उससे भी कम है। तो इस तरीके से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जो मांग है वहां पर, डिमांड है, वो काफी ज्यादा कम होती जा रही है। यूरोप के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 2013 के बाद जो पीएमआई है वो सबसे ज्यादा कम रिकॉर्ड करी गई थी। अक्टूबर जो हमारा कोविड महामारी का जो टाइम चल रहा था उस समय पर। लेकिन अभी जो कोविड भी चला गया, लेकिन फिर भी वहां की जो मंदी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। और इसका सीधा सा संबंध ये है कि डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगा तो लोगों को जो काम है वो लोगों का काम अपने आप छिन जाएगा, और लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा, और साथ में जो कंपनियां काम कर रही है वहां पर उनको भी असर पड़ेगा। स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाला क्षेत्र है, इन इस सेक्टर में ज्यादातर प्रभाव देखने को मिल रहा है। ओके, क्लियर। चीन और भूटान के मध्य किस पर समझौता होने की उम्मीद बढ़ी है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाइना है, चाइना का जो बॉर्डर शेयर होता है दुनिया के 14 देशों के साथ होता है। ओके। अच्छा, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर भूटान और चाइना की सीमाएं आपस में मिलती हैं। डोकलाम ऐसा एरिया है जहां पर चाइना, भारत और भूटान तीनों की सीमाएं मिलती हैं। यानी कि जो पूर्वोत्तर वाला जो स्थलीय सीमा है वो जोड़ता है डोकलाम को भारत से। इस बात को समझ लेंगे, यानी कि जो भारत का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है वो डोकलाम से ही जुड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर भूटान के जो विदेश मंत्री हैं वो चाइना गए थे, और वहां पर उन्होंने जब बात करी तो उनको लगा कि सीमा विवाद क्या है, सुलझने वाला है दोनों देशों के बीच में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सीमा विवाद। ओके। अच्छा, वो कौन से एरिया है जहां पर भूटान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, या जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? तो वो 3 एरियाज हैं, जकारलुंग, पासमलुंग और डोकलाम। ओके। डोकलाम जो भारत से भी रिलेट करता है, चाइना से भी रिलेट करता है, और भूटान से भी रिलेट करता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भूटान है वो एक चीन नीति को मानता है, यानी कि चाइना एक ही है और उसकी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित हो जानी चाहिए। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत की चिंता और भूटान की रणनीति के बारे में बात करें तो की चिंता हमेशा से ये रहती है कि जो बॉर्डर है, स्पेशली जो पूर्वोत्तर वाले हिस्से हैं, वहां पर चाइना घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है, जो अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं। अगर भूटान थोड़ा नरम पड़ जाता है तो डोकलाम पर भी चाइना की नजर आ सकती है, और चाइना हो सकता है कि सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ में भूटान को कुछ लालच देकर भारत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए भारत को इसकी थोड़ी चिंता है। आइए बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, इनका निधन हो गया। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आई थिंक आप जरूर समझ गए होंगे, ये हैं विशन सिंह बेदी। विशन सिंह बेदी भारत के कप्तान रह चुके हैं। ये बाएं हाथ के स्पिनर थे, और काफी काफी ज्यादा इनका जो बॉलिंग का तरीका था वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा है। तो इनका निधन हो गया है अभी 77 साल की उम्र में। इस बात को याद रख लेंगे। और इन्होंने अपना डेब्यू कब किया था? तो इन्होंने 1969 में डेब्यू किया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे उसके दौरान। ओके, क्लियर। तो ये थोड़ी सी बात हो गई विशन सिंह बेदी जी के बारे में, जो भारत के भूतपूर्व कप्तान भी रहे हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, लेग स्पिनर भी रहे हैं। ओके। साथ में इनको जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, उससे भी नवाजा गया था। कब? तो 1970 में। ओके। ब्लैक एक्शन हीरो का निधन हो गया है, इनका नाम पूछा जा रहा है। इनको पहला अश्वेत एक्शन हीरो के नाम से भी जानते हैं। मूल रूप से ये अफ्रीकी थे और अमेरिका में रहते थे। तो इनका नाम है रिचर्ड राउंडटी, जिनका निधन हो गया है 81 साल की उम्र में। और इन्होंने काम करना स्टार्ट कब किया था? तो इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था 1971 में ही। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनके द्वारा कई सारे मूवीज में और इवन टीवी कलाकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। साथ में ही इनको 1972 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया था। रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा। तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हमने मनाया। ठीक है, जिसकी घोषणा बिश्केक घोषणा में हुई थी। बिश्केक घोषणा के द्वारा जो 2013 में ये घोषणा करी गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस हमने मनाया 24 अक्टूबर को। साथ में 78 नंबर की वर्षगांठ हमने मनाई है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय 51 देश थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में 193 देश इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र।
विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। और इसकी वैक्सीन तैयार करने का काम जोनास साल का था। तो जोनास साल का जन्मदिन होता है 24 अक्टूबर को, तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही हम पोलियो दिवस मनाते हैं वैश्विक रूप से। अगर भारत के बारे में बात करूं तो लास्ट केस भारत में 2011 में आया था, और इसके बाद 2014 तक कोई भी केस नहीं आया था। तो 2014 में ही भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था, इस बात को याद रख लेना। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि जो उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 2023 को भारत और तिब्बत जो सीमा पुलिस है, यानी कि जिसको हम ITBP कहते हैं, उसका हमने स्थापना दिवस मनाया। और स्थापना दिवस किस नंबर का बनाया? तो 62 नंबर का। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर ऑल की दिशा में प्रगति करते हुए हमने बनाया वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह। तो वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्रीकरण जो सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? तो वो 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक के बीच में मनाया जाता है। इस बात को याद रख लेंगे। 24 अक्टूबर के दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने पढ़ा फटाफट। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम बताओ। तो क्या आप बता सकते हैं? जी, इनका नाम है शुभमन गिल, और इन्होंने वनडे क्रिकेट में 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे तेजी से बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, इस बात को समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। जो हमारा IRCTC है, उसके नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है संजय कुमार जैन जी, इनको नियुक्त किया गया है नए CMD के रूप में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो हमने पढ़ा था इसको कि भारत की जो सेना है उसकी जो विरासत है उसको उसको एक सांस्कृतिक रूप में, एक महोत्सव के रूप में मनाने के लिए जो काम स्टार्ट किया गया है वो नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। और इसका उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था। ओके, वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉलर कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। इनका नाम जरूर याद रख लेना। 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उस समय भी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें भी इनके द्वारा 5 विकेट लिए गए थे। तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है मोहम्मद शमी के नाम। भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो देखो, जो हमारा रक्षा विभाग है, यानी हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, उसमें भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो जो युद्ध की प्रणालियां हैं, ठीक है, जो युद्ध का सिस्टम है, किस तरीके से युद्ध में लड़ा जाए, कौन इक्विपमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए, कैसे प्रहार करना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है उद्भव। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे जो पुराने वेद हैं, शास्त्र हैं, जिसमें युद्ध की प्रणालियों का वर्णन किया गया है, उनको प्रमुखता से अध्ययन किया जाएगा और उनमें लिखी हुई बातों को अपनाने का काम किया जाएगा। तो इस बात को याद रख लेंगे, उद्भव प्रोजेक्ट। ओके, पाकिस्तान की मिसाइल घटकों की आपूर्ति के लिए अमेरिका ने कितने चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखो, पाकिस्तान ने अभी जो है एक मिसाइल छोड़ा, और उसके बाद ही जो 3 चीन की कंपनियां थी जिन्होंने कंपोनेंट बेचे थे पाकिस्तान को, उस पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो याद रख लेंगे, 3 कंपनियां थी। गैर अनुपालन के लिए L&T फाइनेंस पर RBI ने कितना जुर्माना लगाया है? तो ये एक फाइनेंस कंपनी है, और इस पर जुर्माना लगाया गया है RBI के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का। ओके, हरित ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए NLC इंडिया ने किस कंपनी की स्थापना की है? तो देखो, NLC इंडिया ने NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना करी है हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि 2047 तक जीवाश्म ईंधन को ज्यादातर कम करना और हरित ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही हैं। तो डेली आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड न्यूज देखने को मिल जाती है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए गूगल ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत में? तो देखो, गूगल के द्वारा जो लॉन्च किया गया प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन स्कैमिंग हो जाती है या धोखाधड़ी होती है उसे बचने के लिए, उसका नाम है DG कवच। क्या नाम है? DG कवच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रख लेना, एग्जाम में आने की संभावना है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
ओके, अब यहीं पर हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज है वो खत्म होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली करंट अफेयर की अपनी क्लास लेकर आते हैं, तो प्लीज आपका जो कमेंट है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, तो जरूर करें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए क्लास के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ जरूर जरूर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।